हेलो, वेलकम अगेन टू दिस अनदर लेक्चर। आज हम लोग के पास जो टॉपिक है वो है लेज़र। लेज़र एक टॉपिक है आपके पास। लेज़र ऑप्टिकल फाइबर दोनों एक साथ हैं। तो जैसा कि लेज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, आज के समय में लेज़र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। चाहे वो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, चाहे आप वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत सारी फील्ड हैं जहाँ पर हम लेज़र को यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेज़र? लेज़र एक्चुअली एक तरह के टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में ले रहे हैं। जैसे लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इनके पहले पहले लेटर को लेकर के ये लेज़र हमारे पास बना है। तो लेज़र एक डिवाइस है जिसमें हम स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के थ्रू हम लाइट का एम्प्लीफिकेशन कराते हैं। एम्प्लीफिकेशन का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग समझते होंगे। एम्प्लीफाई करने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा देना, कई गुना उसको बढ़ा देना, एक तरह से एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप एम्प्लीफायर्स पढ़ते हैं इसके लिए। तो एम्प्लीफिकेशन हो रहा है लाइट का स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस के द्वारा। सबसे पहले ये जो वर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये एमिशन और एमिशन का क्या मतलब हुआ, रेडिएशन के एमिशन का क्या मतलब, रेडिएशन कैसे एमिट होता है। तो दूसरा इसका है कि एब्जॉर्ब भी होता होगा। देखिए, उसके लिए आपको बोहर्स थ्योरी के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। आप लोगों ने बेसिक क्लासेस में बोहर थ्योरी पढ़ी है। बोहर ने जो सिंपल सा एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें कहा था कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनको उन्होंने स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। ये ऑर्बिट हैं। हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं और किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके लिए एक रूल है। अच्छा, अब देखें, मान लें कि हमारे पास एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो इस एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि ऑर्बिट सिर्फ 3 ही होती हैं, ऑर्बिट तो कई भी हो सकती हैं। तो मान लो इसके बाद एक और ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट ऐसी है जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो मान ले इसकी एनर्जी E1 है। इसको हम एक तरह से कहेंगे कि हमारे एटम का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब नेचुरली जैसे बना हुआ है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर चक्कर लगा रहा है जैसा कि नेचुरल तरीके से वो बना था। अब क्या है, बोहर कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना एनर्जी एमिट करेगा। ये अपनी एनर्जी यहाँ बचाए रखेगा और उसी एनर्जी से ये इस पूरे ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। लेकिन अगर इसको बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाए, किसी तरह से अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो, और वो एनर्जी ऐसी हो कि वो उसको E1 से किसी दूसरे एनर्जी लेवल E2 में ले जाने के लिए काफ़ी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होता हुआ देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा पूरे का पूरा जो एटम है वो एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इस एटम का हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी लोअर एनर्जी लेवल से किसी हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा एटम जो है वो एक्साइट हो गया। इलेक्ट्रॉन जब इस हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा तो परमानेंटली वहाँ नहीं रहेगा। 10⁻⁸ सेकेंड के बाद इसको वापस से अपनी पुरानी जगह पर आना है और जब वापस आएगा तो जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी एनर्जी ये फोटोन के रूप में बाहर फेंकेगा, एमिट आउट करेगा। तो यहाँ पर शुरू में इलेक्ट्रॉन जब E1 एनर्जी लेवल में था, या हम मान लें पूरे एटम की जब एनर्जी E1 थी, जब उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया था, उसके बाद जब वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी तो E2 में चला जाता है और फिर से जब वो एटम डी एक्साइट होता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हम जंप दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का और बता रहे हैं एटम को एक्साइट डी एक्साइट। इसको बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम का हिस्सा है। तो इलेक्ट्रॉन जब इंटरनली एट लेवल्स में मूव करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा एटम ग्राउंड स्टेट में था और हमारा एटम एक्साइटेड हो गया। तो इंटरनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन हम पूरे एटम को एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में होता हुआ बनाएंगे, कहेंगे इसको। ओके, तो ये हमारी मैकेनिज्म है जो कि बोहर ने हमें सजेस्ट की थी। चलिए, इसी के बेसिस पर हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हैं और एमिशन प्रोसेस हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ये है एटम का E1 ग्राउंड स्टेट है ये एटम की, और ये है E2 जो एटम की एक्साइटेड स्टेट है। शुरू में एटम हमारा ग्राउंड स्टेट में है, बाहर से एक रेडिएशन इसके ऊपर आता है
ये रेडिएशन ऐसा है कि इसकी जो एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी, ये एग्जैक्टली E2 माइनस E1 के बराबर है। इसीलिए एटम E1 जिसकी एनर्जी है वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है और E2 में चला जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये एटम जो है वो अब किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। तो नेचुरली जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। ग्राउंड स्टेट रहने का मतलब है कि आपका जो एटम है वो अपनी जो उसको नॉर्मल तरीके से एनर्जी मिली है वो उसी एनर्जी के साथ रह रहा है। ठीक है। बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, एटम एक्साइटेड एंड रेज टू हायर एनर्जी स्टेट E2। वो एब्जॉर्ब किया एनर्जी और किसी ऊंची ऊर्जा स्तर में चला गया, पूरे का पूरा एटम एक्साइट हो गया। ठीक है। जैसे बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आप कहें कि एक व्यक्ति है जिसकी मंथली इनकम 10,000 रुपये थी, फिर सम हाउ उसको कुछ ऐसा रिसोर्स मिल गया मनी का कि अब उसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये हो गई। तो हम कहेंगे कि उसका जो इकोनॉमिकल स्टेटस था वो पहले की तुलना में ऊपर चला गया। अब इस ऊपर जाने में उसको क्या हुआ, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके खर्चे वगैरह सब उसी हिसाब से हो गए हैं, तो हमने उसकी स्टेटस में एक चेंज को दिखाया। तो इसी तरह से एटम जब एब्जॉर्ब करता है फोटोन को तो उसका इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में जाता है, लेकिन हम इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे कि एटम हमारा किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी लेवल को छोड़ के ऊपर चला गया है। ओके, सो ये हो गया। अब यहाँ पर आइंस्टीन जो थे जिन्होंने इस पूरी थ्योरी को मैथमेटिकली एक तरह से वर्कआउट किया था, वो कहते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की, यानी कि ये जो एटम ग्राउंड स्टेट में था जब ये एक्साइटेड में चला जाएगा, इसकी संभावना कितनी है। इसकी संभावना इस बात पे डिपेंड करेगी आप कितने ज़्यादा फोटोन वहाँ फेंक रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे का सारा फोटोन किसी न किसी एटम के द्वारा एब्जॉर्ब ही हो, लेकिन अगर आपने बहुत सारे फोटोन भेजे तो एब्जॉर्प्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे आपके पास एक बलून है, छोटा सा बलून है और आप उस पर निशाना लगाना चाहते हो, तो अगर एक बुलेट ही मारोगे तो हो सकता है वो एक बुलेट उस बलून को हिट ना करे, लेकिन अगर आप उस पर बहुत सारी बुलेट फेंकोगे तो इस बात की संभावना रहेगी कि उनमें से कोई ना कोई हो सकता है उस बबल के साथ, उस बलून के साथ टकरा जाए। तो ऐसा ही कुछ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 to 2 बाय एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, तो P12 हम इसको कह रहे हैं, और ये डिपेंड करता है U न्यू पर। अब U न्यू एक नोटेशन है जो बताता है कि आपने जो एनर्जी भेजी है रेडिएशन की उसकी डेंसिटी कितनी है, एनर्जी डेंसिटी कितनी है। फिर यहाँ पर चूंकि एनर्जी डेंसिटी का इस्तेमाल हो रहा है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो हम एक कॉन्स्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं B12, जिसको आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहेंगे। ओके, अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, और ये प्रोसेस अपने आप हो रहा है। अब हुआ एमिशन प्रोसेस, मतलब जब एटम किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो किसी हाई एनर्जी लेवल में जा चुका है, जब वो फिर से किसी ग्राउंड एनर्जी लेवल पे आएगा एटम, तो वो जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी वो सारी एनर्जी को वो बाहर एमिट आउट करेगा। तो ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट जो कि E2 है टू E1 इज कॉल्ड द एमिशन प्रोसेस। दो तरह के एमिशन होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन और दूसरा होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अपने आप, जो स्वतः हो, प्राकृतिक रूप से हो। जैसे स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, एटम फ्रॉम एनर्जी लेवल E2 ट्रांजिट बैक to E1 spontaneously and emitted photon of energy h nu E2 minus E1। तो जितना एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब किया गया था उतनी एनर्जी का फोटोन वो बाहर एमिट आउट होगा, और इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही कम समय लगना है जो कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कंट्रोल होता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई रोल नहीं है, अपने आप होती रहेगी। तो एनर्जी लेवल E2 एब्जॉर्प्शन से एक्साइट होकर के एटम E2 पहुंचा था, तो E2 से वो ऑटोमेटिकली E1 में ट्रांजिट कर जाएगा और h न्यू फोटोन बाहर फेंकेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है इसमें डैश हम लगा रहे हैं क्योंकि ये एमिशन का एक ब्रांच हम बता रहे हैं स्पॉन्टेनियस। तो P12, तो सॉरी इसको P21 होना चाहिए क्योंकि 2 से 1 में आ रहा है। सो P21 जो होगा वो प्रोपोर्शनल, वो एक कांस्टेंट A21 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन कोई रोल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास रेडिएशन नहीं आएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होती है फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, और A21 जो है वो आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो उससे पहले हमने स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन का कोफिशिएंट देखा B12, यहाँ हमने देखा A21 जो स्पॉन्टेनियस एमिशन का हमारा कोफिशिएंट है।
अब एक इंटरेस्टिंग केस है जिसके बारे में आइंस्टीन डिस्कस करते हैं, जो है स्टिमुलेटेड एमिशन। आप यहाँ पे समझे, पहली बात तो स्टिमुलेटेड का मतलब क्या होता है। स्टिमुलेटेड का मतलब होता है इंड्यूस्ड, मतलब जो चीज़ अपने आप से ना हो रही हो लेकिन उसको होने के लिए हम मोटिवेट करें, उसको उसको परफॉर्म करवाने के लिए हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करा दें कि वो उस माहौल की वजह से परफॉर्म होना शुरू हो जाए। तो इसको हम इंड्यूस्ड प्रोसेस या स्टिमुलेटेड प्रोसेस कहते हैं। स्टिमुलेट का मतलब यही होता है, उसको उकसाना, एक तरह से आप कह सकते हो। तो आइंस्टीन कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग लिव्ड एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड द मेटास्टेबल स्टेट। अब आइंस्टीन यहाँ कहते हैं कि हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट होती है जहाँ पे एटम नेचुरली रहता है और इनफाइनाइट टाइम तक रह सकता है। एक एक्साइटेड स्टेट होती है जहाँ 10⁻⁸ सेकेंड का एक टाइम बैरियर है जिसके बाद उसको वापस आना है। लेकिन उन्होंने एक और एनर्जी लेवल की कल्पना की जिसकी लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁸ सेकेंड से ज़्यादा है लेकिन ग्राउंड स्टेट से कम है। मतलब सोचो, जैसे आप सोचो कि जैसे आप इसको ऐसे मानें कि आप किसी फ्लोर पे खड़े हैं तो आप वहाँ जितना चाहे उतनी टाइम तक खड़े हो सकते हैं। फ्लोर के ऊपर हमने रॉड का एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर हमने कुछ सलाखें रखी, उसके ऊपर रॉड बना दिया है। अब आपसे कहा गया है कि आप उछल के इस रॉड पे खड़े हो जाओ। ये जो हॉरिजॉन्टल एक रॉड है, पतली सी पट्टी है लोहे की, आप इस पे खड़े होते हो, आपको बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ी देर में आपको बैलेंस लॉज करते हो, आप तुरंत जंप कर जाते हो। तो ये एक्साइटेड स्टेट है और ये फर्स्ट हमारे ग्राउंड स्टेट है। अब आप सोचो कि हमने इस जो रॉड है इसके पास लकड़ी का एक तख्ता लगा दिया जो थोड़ा चौड़ा है। तो इससे क्या हुआ कि आप जब इस रॉड से कूद के इस लकड़ी के तख्ते पे खड़े होते हो तो थोड़ा सा आप स्टेबल रहते हो, उतना स्टेबल इतना फर्श पे खड़े होने पर रहते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी मिलती है। तो हमने कहा कि अगर इस एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड है, मतलब 10⁻⁸ सेकेंड में आपको यहाँ से कूदना ही कूदना है। तो जो उसके बीच में फर्श और इस रॉड के बीच में जो आपने लकड़ी का तख्ता लगा रखा है पतला सा, इसकी लाइफ टाइम 10⁻⁻3 सेकेंड है, यानी 1 मिली सेकेंड है। अगर आप देखो तो 10⁻8 और 10⁻3 में 10⁵ का अंतर है, यानी कि ये जो लकड़ी का तख्ता लगा रखा है, जो मेटास्टेबल स्टेट है, इसकी स्थिरता जो है वो एक्साइटेड स्टेट की तुलना में 10⁵ टाइम ज़्यादा है, लाख गुना ज़्यादा स्टेबल है। तो इसको हम प्योरली स्टेबल नहीं कह रहे हैं बल्कि मेटा स्टेबल कह रहे हैं। एक्साइटेड से ज़्यादा लेकिन स्टेबल से कम इसकी स्टेबिलिटी है। तो यह है मेटा स्टेबल स्टेट। आइंस्टीन ने इस तरह की स्टेट के बारे में सोचा और फिर वो कहते हैं कि नॉर्मली द एटम्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट एंड वेरी लेस आर एक्साइटेड और से प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। नॉर्मली क्या होता है कि जो भी एटम है वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, उनको बाहर से एनर्जी मिलती है, वो एक्साइट होते हैं और फिर वापस से ग्राउंड में आ जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस चलता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में बहुत कम रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है उसको हम नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं। तो नॉर्मल पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट जो नेचुरल स्टेट है उसमें मोस्ट ऑफ द एटम रह रहे हैं, बहुत कम हैं जो एक्साइटेड हैं। जो हो भी रहे हैं एक्साइटेड वो बहुत तेज़ी से वापस से ग्राउंड स्टेट को आ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्साइटेड स्टेट को थोड़ा सा लॉन्ग लिव्ड माने, मेटास्टेबल स्टेट की बात करें जिसमें थोड़ी ज़्यादा देर तक एटम अपना समय बिता सकते हैं, तो फिर हम ये देखेंगे कि अब ग्राउंड स्टेट से एटम मेटास्टेबल में जा तो रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी से कूद नहीं रहे, वो थोड़ा वहाँ रुक रहे हैं। तो अगर लगातार हमने एनर्जी भेजनी शुरू की तो मोर ग्राउंड लेवल के एटम मेटास्टेबल स्टेट में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे और ये एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। बहुत ही फेमस वर्ड है लेजर फील्ड का, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन्वर्ट कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, इन्वर्जन कहने का मतलब क्या है, तो उसको ध्यान समझिए। नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में एटम ज़्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट बहुत कम समय तक अपने एटमों को अपने पास रखता है, फिर वो उनको ग्राउंड स्टेट में भेज देता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे एटॉमिक सिस्टम की बात करें जहाँ पर एक्साइटेड और ग्राउंड के बीच में एक मेटास्टेबल स्टेट भी हो, तो वो मेटास्टेबल स्टेट थोड़ा सा सहारा देती है इन आने वाले एटमों को, थोड़ा अपने देर तक अपने पास रोकती है। तो जब अपने पास रोकती है तो वहाँ पर धीरे धीरे एटमों की संख्या बढ़ने लगती है एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इफ नंबर ऑफ एटम्स आर एक्साइटेड
एट द सेम टाइम देन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट रिड्यूसेस। अगर हम लगातार उनको ऊपर भेज रहे हैं और वो जाके मेटा स्टेबल स्टेट में इकट्ठा हो रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट में एटमों की संख्या कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू मेटा स्टेबल स्टेट। दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है ये बहुत जरूरी कंडीशन है बिकॉज दिस इज अ प्री कंडीशन फॉर द लाइट एम्प्लीफिकेशन। लेज़र की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी कंडीशन है, प्री कंडीशन इसलिए इसको कह रहे हैं। जरा इस बात को देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा स्थिति है कि हमारे पास ये मेटा स्टेबल स्टेट है और इस मेटा स्टेबल स्टेट में आप देखो बहुत सारे एटम हैं जो रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर। इनमें से कोई एक एटम मान लो अपने आप से जंप कर गया ग्राउंड में, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो वहाँ पर लागू हो ही रहा है। जब इसका लाइफ टाइम पूरा हो गया तो वापस लौट आया। अब ये जो फोटोन था, ये फोटोन अपने ही इसी तरह के जो और सिस्टम हैं उनके साथ जाके इंटरेक्ट करता है और फिर ये जो फोटोन है ये इन सारे एटमों को जो मेटा स्टेबल स्टेट में रखे हैं इनको नीचे जंप करने के लिए प्रमोट कर देता है। तो क्या होता है, एक साथ ही सारे एटम जंप कर जाते हैं और हमारे पास बहुत सारे फोटोन जो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों एक जैसे? क्योंकि एक जैसे एटमों के कूदने से ये बने हैं तो मिलते हैं और इसी को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। क्यों स्टिमुलेटेड? क्योंकि ये रुके हुए थे, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ये फोटोन जो था ये आता है तो इस फोटोन की जो फील्ड है वो एक तरह से इन सारे एटमों को मोटिवेट कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है कि वो एक साथ ग्राउंड स्टेट में जंप करें और यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ी मात्रा में फोटोन बाहर निकले। तो यहाँ पर इस रेडिएशन का बड़ा रोल है, जो ये फोटोन है इसका बड़ा रोल है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड एमिशन की उसको डबल डैश से दिखाया गया। वो प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल है उस एनर्जी डेंसिटी पर। तो एनर्जी डेंसिटी पर देखो यहाँ पर डिपेंडेंसी आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जैसे हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया B21। तो B21, तो याद रखो हम दो तरह कांस्टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक A कांस्टेंट एक B कांस्टेंट। B कांस्टेंट तब इस्तेमाल करते हैं जब रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी यानी U का रोल आता है। यह रोल कब आया था? जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, और अब आया है जब स्टिमुलेटेड एमिशन पढ़ रहे हैं। लेकिन जब स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन पढ़ा था तो वहाँ पर U का कोई रोल नहीं, इसलिए वहाँ पर जो कोफिशिएंट था हमारा वो A लिया था। तो आप देख सकते हो कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है हमारे पास एब्जॉर्प्शन की, मतलब जितनी संभावना है एब्जॉर्ब होने की, वो प्रोबेबिलिटी स्पॉन्टेनियस एमिशन और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन इन सब के बराबर होगी। तो अब हम आइंस्टीन्स का रिलेशन, ये जो हमने रिलेशन पढ़े हैं ए और बी, सॉरी कोफिशिएंट पढ़े हैं ए और बी, इनके बीच में क्या रिलेशन है इसको ढूंढते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास एनर्जी लेवल E1 है, एनर्जी लेवल E2 है, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, या कह लो मेटा स्टेबल स्टेट है। और मान लो N1 एटम है ग्राउंड स्टेट में और N2 एटम है एक्साइटेड स्टेट में। अब हमारे पास एक्साइटेड स्टेट हमारी मेटा स्टेबल स्टेट है, चूँकि ग्राउंड से ऊपर है तो ये भी एक्साइटेड ही है एक तरह की। बस अंतर इतना है कि नॉर्मली एक्साइटेड स्टेट 10⁻⁸ सेकेंड तक अपने पास होल्ड करते हैं एटम को, ये थोड़ा सा ज़्यादा समय तक, मिली सेकेंड तक होल्ड कर रहा होगा। तो अब आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हुआ? तो नंबर ऑफ एटम जो ग्राउंड स्टेट में थे P12 आप N1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो P12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट एनर्जी से सेकेंड एनर्जी लेवल तक, उसमें N1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मान लो N2 एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हैं और जो कि ट्रांजिट कर रहे हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस तरीके से जो अपना समय पूरा होने पे वापस आ रहे हैं वो तो है ही है, और उसी बाद वो जो फोटोन है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के भी बहुत सारे एटम एक साथ जंप करते हैं, जिसको कि हम स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस कह रहे हैं। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी सेकेंड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आने की, उसमें A21 यानी कि स्पॉन्टेनियस वाला पार्ट भी है और B21 यानी कि स्टिमुलेटेड वाला पार्ट भी है, और आपने N2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब थर्मल इक्विलिब्रियम जब हो रहा होगा तो उस समय थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब है कि हमारे टेम्परेचर मान लो उसमें कोई नॉन इक्विलिब्रियम जैसी कंडीशन नहीं है, थोड़ा सेटल डाउन हो चुका है, एक आइडियल कंडीशन है अगर हमारे पास, तो जो रेट ऑफ एमिशन है और जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बराबर हो रहा होगा। मतलब जितनी तेज़ी से एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं उतनी उसी प्रोपोर्शनलिटी के साथ एमिशन के भी प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपने इक्वेशन नंबर 1 में N1P12 लिया है और जो इक्वेशन नंबर 2 में N2P21 लिया है, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, रख दीजिए इक्वल।
इसे आप इक्वल रखोगे तो यहाँ पे आपने रखा N1B12U इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ रखा N2 टाइम A21 प्लस B21U जो कि एमिशन प्रोसेस को है। अब आपको क्या करना है, U वाले टर्म एक तरफ लाने हैं, तो U वाले टर्म यहाँ पर देख रहे हो आप, तो आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई किया तो N21 एक तरफ रख दिया और इसको आपने इधर भेज दिया तो माइनस साइन हो गया, U को कॉमन ले लिया तो N1B12 है, N2B21 है, ये हो गया, N2A2 हो गया। तो U की वैल्यू निकाली, एनर्जी डेंसिटी जो आपको निकालनी है वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। तो ये हुआ N2 टाइम A21, सीधे सीधे आपने यहाँ डिवाइड कर दिया। अब देखो चूँकि यहाँ पर N2 है, इस N2 को हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं कि पहली बात तो हम B21 को, जो कि A21 है यहाँ पर, आप देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में A21 है, तो आपने डिनोमिनेटर में B21 भी कॉमन ले लिया, तो A21 अपॉन B21 एक कुछ 2 1 जैसा मैचिंग हो गई है। उसके बाद फिर N2 भी कॉमन ले लो, N2 कॉमन ले लोगे तो N2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, N1 के नीचे N1 ओवर N2 बचेगा, B12 ओवर B21 बचेगा, -1 हो गया। अब यहाँ पर ये आपके पास फार्मूला आ गया, थोड़ा ठीक ठाक से दिख रहा है। आइंस्टीन ने कंसिडर किया कि जो दो कोफिशिएंट हैं एब्जॉर्प्शन के और जो कोफिशिएंट है स्टिमुलेटेड एमिशन के, उनको बराबर ले लिया, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी का दोनों जगह पर रोल है। तो उन्होंने एक अजम्पशन माना कि A21 और B21 मान लो बराबर है, तो सॉरी B21 और B12 बराबर है, तो ये जो रेशियो है B12 अपॉन B21 ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जिसको कि हम बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो ये कहता है कि अगर किसी एनर्जी स्टेट की वैल्यू आपको मालूम है, जैसे कोई एनर्जी लेवल है जिसकी वैल्यू मालूम है आपको E है, और वो जो सिस्टम है वो उसका जो थर्मल इक्विलिब्रियम के दौरान उसका टेम्परेचर K है, तो आप ये सोचना चाहते हो कि इस एनर्जी लेवल में कितने एटम होंगे इस टेम्परेचर पर। तो इसके लिए कोई लॉ है, बिल्कुल इसके लिए लॉ है। इसके लिए जो लॉ है उसको हम बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। तो बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि किसी एनर्जी स्टेट में जिसकी एनर्जी की वैल्यू E है और जिस सिस्टम का टेम्परेचर T है, उसमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो नंबर ऑफ एटम होंगे जिनकी हम बात सोच रहे हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे इस फैक्टर के। ये एक तरह से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसको हम कहते हैं। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आपके पास क्या बचा कि अगर हम n इस प्रोपोर्शनलिटी है तो हम N1/N2 को e टू द पावर E1 अपॉन KT e टू द पावर -E2/KT के रूप में लिख सकते हैं। भाई N1 क्या था, ग्राउंड स्टेट में एटमों की संख्या, N2 था एक्साइटेड स्टेट में एटमों की संख्या, तो उसी हिसाब से हमने इनका रेशियो लिया। थोड़ा सा इसको ऊपर अलजेब्रा करोगे, ऊपर माइनस हो जाएगा प्लस, तो E2 - E1 KT हो जाएगा, और E2 - E1 को हम hν ले रहे हैं। दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो अंतर है वो हमारे फोटोन की एनर्जी के बराबर है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया N1/N2 = e टू द पावर hν/KT। इक्वेशन नंबर 4 आपको दिख रहा है। अब इस 4 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट कर दोगे, तो पुट करने के बाद आपके पास ये जो पूरा फैक्टर था, यहाँ से B12 B21 तो 1 हो गया, और इसकी वैल्यू e टू पावर hν/KT हो गई। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला इस तरह का आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब ये जो फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, ऐसा ही मिलता जुलता एक प्लांक का रेडिएशन फार्मूला भी था, जिसको प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया था। तो उस प्लांक फार्मूले में यू न्यू जो था वो इस फार्मूले से इस फैक्टर टाइम e की पावर hν/KT -1 था। तो आप देख रहे हो ये फैक्टर और ये फैक्टर तो कॉमन है, यानी A21 B21 का जो रेशियो है वो hν 8π hν³ के बराबर है। तो इस तरह से A21 और B21 के बीच का जो रिलेशन है वो हमने यहाँ पा लिया, और ऑलरेडी जो B12 और B21 का रिलेशन था वो हमने 1 माना था। तो इस तरह से AB, जितने भी AB के परम्यूटेशन बनते हैं उन सब के बीच में इंटर रिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ द पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसा कि इसके बारे में हम लोग ने बात की थी कि द कंडीशन ऑफ गेटिंग लार्ज नंबर ऑफ एटम इन द अपर एनर्जी स्टेट इन कंपैरिजन टू द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड द पॉपुलेशन इन्वर्जन। वो ऐसी स्थिति जहाँ पर जो मेटास्टेबल स्टेट है या जो हायर एनर्जी स्टेट है, अगर वहाँ पर एटमों की संख्या ग्राउंड स्टेट की तुलना में ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। अब प्री कंडीशन होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए। लाइट एम्प्लीफिकेशन ही लेज़र का मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन तो तुमने पढ़ा है, लाइट एम्प्लीफिकेशन कराने के लिए जो लेजर के लिए ज़रूरी है उसके लिए प्री कंडीशन है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड स्टेट के एटमों को कुदा करके हायर एनर्जी लेवल में भेजना पड़ेगा। तो हायर एनर्जी लेवल में जब भेजना होगा तो इस प्रोसेस को हम पंपिंग कहते हैं।
पंप करना, पंप करके, ताकि एनर्जी को पंप करके हम एटमों को हाई एनर्जी लेवल में भेज रहे हैं। तो पंपिंग मेथड आर यूज टू गेट दिस पॉपुलेशन इन्वर्जन। जैसे ऑप्टिकल पंपिंग, ऑप्टिकल पंपिंग होती है मतलब ऑप्टिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं हम एटम को ग्राउंड से एक्साइट करने के लिए। या मैकेनिकल पंपिंग, हम वर्क डन करते हैं, हम उसके ऊपर कोई इस तरह की हिट करते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। थर्मल पंपिंग, केमिकल पंपिंग, इस तरह से डिफरेंट टाइप की पंपिंग मैकेनिज्म है जिनके थ्रू हम एटम को एक्साइट करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो एनर्जी लेवल सिस्टम है, किस तरह का एनर्जी लेवल सिस्टम सबसे अच्छे लेजर को बनाने के लिए सही होता है। तो एक सबसे सिंपल सा एनर्जी लेवल सिस्टम है टू एनर्जी लेवल सिस्टम, मतलब जिसमें सिर्फ ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट, कोई मेटा स्टेबल स्टेट नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया है कि इस स्थिति में लेजर एक्शन नहीं होगा। तो टू लेवल सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से लेजर एक्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे नो मेटा स्टेबल स्टेट इज प्रेजेंट, सिर्फ ग्राउंड और कोई एक्साइटेड है। स्टोरिंग स्ट्रॉन्ग, इसको हम लिखें स्ट्रॉन्ग पंपिंग रिक्वायर्ड। स्ट्रॉन्ग पंपिंग रिक्वायर्ड, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन होगा क्या, आप एनर्जी भेजोगे तो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट टू 10⁻⁸ सेकेंड तक ही एटमों को होल्ड कर सकता है। तो ऑलमोस्ट तुरंत ही ये एटम नीचे की तरफ आना शुरू करेंगे। अगर आपने बहुत स्ट्रांग पंपिंग यहाँ पर करा रखी, बहुत सारे फोटोन यहाँ भेज रहे हो, तो हद से हद हम ये पा सकते हैं कि जितने एटम ग्राउंड स्टेट में हो उतने ही एटम एक्साइटेड स्टेट में हो, जो कि पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं है। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है कि एक्साइटेड स्टेट में एटमों की संख्या एक ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होनी चाहिए। जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए आपको फोटोन वहाँ पर मिलेंगे। तो ये इक्वली पॉपुलेटेड हो सकता है N1 N2, ये जो कि अच्छी बात नहीं है। तो नो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव्ड, इसलिए टू एनर्जी लेवल सिस्टम इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लेजर एक्शन, बिल्कुल बिग नो। 3 लेवल सिस्टम जो होता है उसमें कुछ गुंजाइश होती हैं। जैसे 3 लेवल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है E1 है, हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ एक बैंड है एक्साइटेड स्टेट का। अब एक्साइटेड स्टेट में हमने यहाँ पर कुछ कंटिन्यूटी सी यहाँ पर दिखा दिया, जो ये दिखा रहा है कि हम बहुत अलग अलग वेवलेंथ के अगर रेडिएशन को भेजें तो उनको भी एटम एब्जॉर्ब करके इस बैंड के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसमें जा सकते हैं। तो बहुत टेक्निकलिटी में ना जाएं, हम ये सोचें कि हमारे पास एक एनर्जी लेवल है E3 जिसकी हाफ लाइफ वही 10⁻⁻8 सेकेंड है। उसके नीचे है एक मेटा स्टेबल स्टेट, मान लो जिसकी हाफ लाइफ 10⁻³ सेकेंड है, मिली सेकेंड है, और एक ग्राउंड स्टेट है जिसमें कि एटम आराम से इन्फाइनाइट टाइम तक रह सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम एनर्जी देते हैं। एनर्जी देने के बाद एटम जो होते हैं वो दो पॉसिबिलिटी, या तो वो सीधे यहाँ से उछल करके मेटा स्टेबल स्टेट पहुँच जाएं, या वो यहाँ से उछल के एक्साइटेड में जाएं और एक्साइटेड से वो सीधे ग्राउंड में ना आकर के मेटा स्टेबल स्टेट में आए। ये पॉसिबिलिटी है। तो या तो सीधे मेटा में चले जाएं, मेटा में जाएंगे रुके रहेंगे मिली सेकेंड तक, या यहाँ से आएंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब आप देखो, अगर वो एक्साइटेड स्टेट E3 में गए हैं तो बहुत ही फास्ट तरीके से रेडिएशन लेस मैनर में वो इस मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाएंगे। अब चूंकि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ रुक सकते हो आराम से, कैंटीन जैसा है, आप क्लास से भागे कैंटीन में आराम से बैठे हो। तो घर ग्राउंड स्टेट है, क्लास एक्साइटेड स्टेट है, और कैंटीन जो है वो एक तरह के मेटा स्टेबल स्टेट है। तो घर से निकले क्लास में गए, लेकिन वहाँ बहुत समय तक क्लास आपको होल्ड नहीं कर पाई, अब सीधे घर नहीं जा रहे हो, अब आप घर और क्लास के बीच में जो कैंटीन है वहाँ पर बैठ रहे हो। लेकिन वहाँ पर भी वही है कि आप वहाँ इनफाइनाइट टाइम तक नहीं बैठ सकते हो, घर नहीं है, आपको वहाँ से अल्टीमेटली ग्राउंड स्टेट में जाना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप मेटा स्टेबल स्टेट में जाते हो तो यहाँ पे एटम क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे, और क्या होगा, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है N2 की वैल्यू वो N1 से ज़्यादा हो जाएगी, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाएगा। ऐसे में जब भी एक फोटोन इनको मिलेगा अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी का, तो ये सारे के सारे एटम एक साथ नीचे जंप करेंगे, और जिसकी वजह से आपको लेजर एक्शन दिखाई पड़ेगा, आपको स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन मिलेगा बाहर। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, बाय ऑप्टिकल पंपिंग एटम ट्रांजिट टू E1 टू E3। देखो यहाँ पर E1 स्टेट थी आपकी, E1 स्टेट से हमने E3 में पंप करा दिया। ऑप्टिकल पंपिंग जस्ट एग्जांपल है। उसके बाद क्या हुआ, E3 टू E2 ट्रांजिशन इज फास्ट एंड रेडिएशन लेस, नॉन रेडिएटिव। अब इसका क्या मतलब है, देखो भाई, हमने पढ़ा है कि अगर मान लो E3 माइनस E2 ये है हमारा फोटोन, और आप देख रहे हो इन दोनों के बीच की एनर्जी लेवल बहुत कम है। तो अगर ये स्मॉल है तो इसका मतलब है hc/λ, आपको मालूम है न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। तो लैम्डा बहुत लार्ज होगा। लैम्डा अगर बहुत लार्ज है तो हम उसको
ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये E3 E2 का वैल्यू बहुत कम है। तो ये जो फोटोन है इसकी एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी बहुत कम होने की वजह से हम इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, या वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को हम रेडिएशन लेस प्रोसेस कहते हैं। रेडिएशन लेस इसलिए क्योंकि फोटोन तो निकलता होगा, बोहर का लॉ ही है वहाँ पर, बट इस फोटोन की एनर्जी इतनी कम होती है कि हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम इसको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं या रेडिएशन लेस ट्रांजिशन कहते हैं। बट स्ट्रिक्टली यहाँ फोटोन निकलता है ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी, जो कि हमारे किसी यूज की नहीं है। मोस्ट ऑफ द केस में थर्मल हीट के फॉर्म में वो एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अब हमारे पास जब E2 से E1 में ट्रांजिशन होता है तो फिर यहाँ पर हमारी लेजर एक्शन होता है। अब एक चीज़ देखो, जैसे ही एटम पॉपुलेटेड इन E2, पॉपुलेशन इन्वर्जन टेक्स प्लेस, तो ट्रांजिशन फ्रॉम E2 टू E1 गिव लेजर एक्शन। अब क्योंकि E2 E1 ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है ना, यहाँ पर एटम आके इकट्ठा हो गए, फिर इन एटमों को उठा करके हायर लेवल पे पहुँचाना है। तो याद रखो, जब भी किसी लेजर एक्शन में, जैसे यहाँ लेजर एक्शन E2 और E1 के बीच में हो रहा है, तो अगर लेजर एक्शन में ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व होता है तो उस केस में हमें ज़्यादा इनपुट एनर्जी लगानी पड़ती है उस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए। इसकी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे, बस आप इस चीज़ को याद रखें, क्योंकि ग्राउंड स्टेट लेजर एक्शन में काम कर रहा है तो उस पूरी प्रोसेस में सीधे तौर पर मेटास्टेबल और ग्राउंड इन्वॉल्व है, तो उसमें हमको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी हम लगाएंगे उतनी जल्दी एनर्जी हमको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, यानी इनपुट अपॉन जो इनपुट आउटपुट का जो रेशियो होता है, एफिशिएंसी होती है, वो कम होती है। और इस वजह से ये एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। शुरुआत में यही ऑप्शन हमारे पास था, बट बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टिव होता है। रूबी लेज़र जो था वो इसी तरह के प्रोसेस को ही इस्तेमाल करता है। रूबी लेज़र जो शुरुआती लेज़र बनाया गया था, पहला लेज़र रूबी लेज़र ही था, तो रूबी लेज़र इसी तरह के मैकेनिज्म पे काम करता है। ये कुछ डायग्राम आप देख रहे हो रूबी लेज़र के, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर देखें कि एक फ्लैश ट्यूब है, ये पूरी हमारी फ्लैश ट्यूब है, इसमें रूबी क्रिस्टल है, माड़िक जिसको हम कहते हैं ये है। और आपने देखा कि यहाँ पर देखो, इस पहले डायग्राम में देखो, यहाँ पर एटम इस ग्राउंड स्टेट में है, फिर यहाँ फोटोन आए तो ये एटम कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में, E3 में चले गए। लेकिन E3 से वो एक बहुत ही लो एनर्जी के रेडिएशन के रूप में वापस से E2 में आ गए, और E2 में देखो सारे एटम इकट्ठा हैं, यहाँ पर देख रहे हो ना, ये सारे एटम इकट्ठा हुए हैं। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कंडीशन यहाँ पे बन गई। उसके बाद जब ये वापस जंप करेंगे तो यहाँ से आपकी लेज़र निकलती हुई यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से हम इस फ्लैश ट्यूब वाले मैकेनिज्म, रूबी लेज़र के मैकेनिज्म को देख रहे हैं। अच्छा, 4 लेवल एनर्जी सिस्टम जो होता है वो सबसे एफिशिएंट होता है। इसमें क्या होता है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है E4 और एक ग्राउंड स्टेट है E1, और इसके बीच में कुछ 2 और एनर्जी लेवल हैं। इसमें से जो ये एनर्जी लेवल है आपका ये 3 नंबर वाला, जिसको हम यहाँ पे इस तरह हाईलाइट कर रहे हैं, ये है मेटास्टेबल स्टेट, और ये जो एनर्जी लेवल है ये कोई दूसरी एनर्जी स्टेट है। तो क्या करते हो आप, लेजर एक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन मेटा स्टेट एंड E2। तो ये मेटा स्टेट है ऊपर से 3rd नंबर पर, और E2 सेकेंड स्टेट पे। तो आप एटमों को उठा के पहले भेजते हो, एक्साइट करते हो, वहाँ से वो मेटास्टेबल में आ जाते हैं रेडिएशन लेस रेडिएशन के थ्रू। फिर मेटास्टेबल से E2 के बीच में वो सारे एटम जब यहाँ इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, तो वो सब जंप करते हैं और वहाँ लेजर एक्शन होता है। जैसे ही ये एटम E2 में आते हैं तो ये मेटास्टेबल नहीं है, तो यहाँ नहीं रुकते, और फिर धीरे धीरे करके वो यहाँ पर नीचे E2 से ग्राउंड में आना शुरू कर देते हैं। क्योंकि E2 ग्राउंड के बीच में भी एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इस वजह से यहाँ पर भी रेडिएशन यहाँ पर भी जो रेडिएशन होता है वो एक तो स्टिमुलेटेड नेचर का होता है और बहुत ही कम एनर्जी का होता है। और E4 से E3 के बीच में भी रेडिएशन जो होता है वो बहुत कम फोटोन के एनर्जी के फोटोन निकलते हैं, तो वो भी हमारे काम का नहीं होता। अब डिज़ाइन ऐसा होता है कि E3 से E2 के बीच में ही एनर्जी लेवल ऐसे सेट की जाती है कि जो भी यहाँ पर ट्रांजिशन होता है उससे हमें एक लेज़र लाइट बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो ये थ्योरेटिकली समझने में बहुत आसान है, लेकिन इसको रियलाइज़ करने में, इसको बनाने में बहुत मुश्किलें होती हैं। तो जैसे यहाँ पर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। खास बात यहाँ पर क्या है कि E2 ग्राउंड स्टेट नहीं है और E3 मेटास्टेबल स्टेट है, तो लेजर एक्शन E3 E2 के बीच में हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी इन्वॉल्व होती तो वो एनर्जी एफिशिएंट ना होता, लेकिन चूंकि यहाँ ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेजर एक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड होता है।
तो बहुत ही एफिशिएंट मेथड होता है। तो इस तरह से आपको एक कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा कि 2 लेवल एनर्जी सिस्टम, 3 लेवल एनर्जी सिस्टम, 4 लेवल एनर्जी सिस्टम, इन तीनों सिस्टम में कौन सबसे अच्छा होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लेजर लाइट। लेजर लाइट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इससे लेजर लाइट कोहेरेंट होती है। अब कोहेरेंट का मतलब ये होता है, ऑप्टिक्स में हम लोग जानते हैं, और कोहेरेंट का मतलब होता है ऐसी लाइट वेव्स जिनके बीच का फेज डिफरेंस या तो जीरो हो या कांस्टेंट हो। तो अगर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस वेव्स के बीच में मेंटेन हो रहा है तो उसको हम कोहेरेंट कहेंगे। अब वो कोहेरेंट कांस्टेंट फेज डिफरेंस मेंटेन करने के लिए जो कोहिरो वर्ड है, यहाँ पे कोहेरेंट के लिए जो कोहिरो वर्ड है, कोहिरो का मतलब होता है स्टिक टुगेदर, एक दूसरे से चिपके रहना। अब चिपके रहने की वजह से उनके बीच में कोई अंतर नहीं आने पाता, जितना भी अंतर वो बना है इसी सेंस के आप साथ समझो। अब यहाँ पर टेम्पोरल कोहेरेंस, स्पेशियल कोहेरेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, बट ये समझिए कि लेजर लाइट एक कोहेरेंट लाइट होती है। दूसरा, लेजर लाइट मोनोक्रोमेटिक होती है। क्यों मोनोक्रोमेटिक होती है? क्योंकि दो एनर्जी लेवल के बीच में बहुत सारे एटम जब एक साथ जंप करते हैं तो वो एक ही एनर्जी लेवल में होने की वजह से आपके पास जैसे E3 माइनस E2 का जो अंतर है hc/λ, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला क्योंकि सारे एटम E3 से E2 के बीच में ट्रांजिट हो रहे हैं, तो जो लैम्डा है उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल, और क्रोमा वर्ड का मतलब होता है कलर। तो क्योंकि सिंगल और कलर का मतलब हो गया वेवलेंथ, तो चूंकि सिंगल वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर निकल रही होती है इसलिए इसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कहते हैं। बहुत अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो ट्रू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। कॉलीमेटेड, ये जो लाइट होती है वो कॉलीमेटेड होती है। कॉलीमेट का मतलब होता है एक दिशा में हमेशा बनी रहती है। जैसे आप देखो लेजर, आपने लेजर टॉर्च, की चेन वगैरह देखा होगा, तो अगर की चेन को आप प्रेस करते हो, जो लाइट निकलती है वो बिल्कुल पतली बीम के रूप में रहती है, वो बिल्कुल बहुत छोटा सा स्पॉट दीवार पे बनाती है, जो प्रेजेंटर के समय आप लोग यूज करते हो। किचन और होप आप लोगों ने देखा होगा लेज़र का। तो ये जो लेज़र बीम होती है, इसको बनाते समय, लेज़र को बनाते समय जो हम ऑप्टिकल कैविटी बनाते हैं, वो जो ऑप्टिकल कैविटी होती है वो ऐसी बनाई जाती है कि उससे कॉलिमेशन होता है। तो लेज़र की जो लाइट होती है वो कॉलिमेट होती है, यानी बहुत दूर जाने के बाद भी उसका स्पॉट बहुत बड़ा नहीं बनता। तो सारी की सारी एनर्जी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस रखती है। लेकिन एक नॉर्मल टॉर्च, एक नॉर्मल जो टॉर्च होती है उसमें आप देखते हो कि जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ती है उसका स्पॉट बड़ा होता जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से लेज़र लाइट ज़्यादा और अच्छी हो जाती है कि बहुत छोटी सी एरिया में बहुत सारी एनर्जी फोकस करती है, तो उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देखे होंगे वो जो की चेन वाला लेज़र होता है बहुत ही ब्राइट स्पॉट बनता है। क्यों? जबकि छोटा सा की चेन है, बहुत छोटे छोटे उसमें सेल लगे हैं, इतने छोटे सेल लगे मतलब पावर बहुत ज़्यादा नहीं वहाँ यूज हो रही है, लेकिन फिर भी वो ब्राइट स्पॉट बनता है। इसलिए क्योंकि सारी की सारी एनर्जी जो उसमें से है वो बहुत ही पॉइंटेड, बहुत ही छोटी जगह पर जा करके फोकस हो जा रही है, इस वजह से वो हमारा एक ब्राइट स्पॉट वहाँ पर बनता है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि इंटेंसिटी या रेडियंस जो होता है वो जितनी पावर अपॉन एरिया होता है। टॉर्च में क्या होता है, स्पॉट का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए पावर तो फिक्स है, तो पावर अपॉन एरिया जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, क्योंकि एरिया ज़्यादा होता है डिफ्रैक्शन होने की वजह से, कॉलिमेशन की प्रॉपर्टी ना होने की वजह से। लेज़र में क्या होता है, उससे कम पावर होती है लेकिन एरिया चूँकि बहुत छोटा होता है इसीलिए उसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ती है ए स्मॉल होने की वजह से। तो इसलिए भी लेज़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। अब बात करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र की। हीलियम नियॉन लेज़र में देखो, खास बात देखो, हीलियम नियॉन लेज़र जो होता है उसमें हीलियम और नियॉन दो गैसेस भरी होती हैं। तो ये बड़ी खास मैकेनिज्म है। जैसे हीलियम गैस जो होती है उसका क्या काम होता है, हीलियम गैस हल्की होती है तो वो बहुत तेज़ी से जो भी एनर्जी होती है पंपिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप देखो कि वो पंपिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो एक एनर्जी स्टेट में पहुंच जाती है जिसकी वैल्यू 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम है, हीलियम एटम एक्साइट होता है और इस एनर्जी के साथ वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आने से पहले वो जो नियॉन के एटम हैं, नियॉन के एटम के साथ इलास्टिक कोलिजन करता है, एक तरह से ऐसे कोलिजन करता है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो कोलिजन के थ्रू वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है नियॉन को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नियॉन के एटम हैं वो अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। अब नियॉन के पास क्या होता है, नियॉन का जो एक्साइटेड स्टेट है उसके बाद जो एनर्जी स्टेट होती है ये मेटास्टेबल स्टेट होती है। ये एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, इसकी नियॉन की मेटास्टेबल स्टेट है, और उसके बाद वाली जो एनर्जी लेवल है उसके बीच में ट्रांजिशन होता है और लेजर एक्शन होता है। एक बार जब नियॉन के एटम इस
एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो रेडिएशन लेस प्रोसेस के थ्रू वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो हीलियम नियॉन लेज़र एक पॉपुलर लेज़र है, जो कॉमनली यूज लेज़र है, जो कि हम लोग यूज करते हैं, जिसका कि इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी जो ये डायग्राम है, ये थोड़ा सा कभी कभी पूछते हैं, और आप डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिएगा और आप देखोगे तो आप उसमें काफ़ी चीज़ों को आप ठीक से समझ जाओगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर हीलियम नियॉन लेज़र एंड दिस लेज़र एक्शन। इतना मेरे ख्याल से अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हो तो आप इस सेक्शन की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए फिर इतना आज के लिए रखते हैं, एंड वी विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।